नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। बिल्कुल। आज हम अध्याय 12 पर बात करेंगे, जिसका शीर्षक है नगर पालिक शक्तियां और अपराध। अच्छा। इसमें हम धारा 281 से लेकर 297 तक के नियमों को समझेंगे। ये धाराएं असल में ये बताती हैं कि एक शहर को साफ सुथरा, सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए नगर पालिका के पास क्या अधिकार हैं। और अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो क्या सजा या जुर्माना हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। यानी ये सीधे तौर पर आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, है ना? तो चलिए इसे खंड दर खंड समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं पहली धारा से। धारा 281, कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए शास्ति। हाँ, इस शीर्षक में विकार का मतलब है बीमारियां और शास्ति का मतलब है जुर्माना या सजा। अच्छा, तो इस धारा का सीधा साधा मकसद है समाज को संक्रामक यानी एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारियों से बचाना। कानून ये पक्का करना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो दूसरों को लग सकती है, तो उसकी वजह से बाकियों का स्वास्थ्य खतरे में ना पड़े। तो इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं? मतलब क्या क्या नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति? इसमें 3 मुख्य बातें कही गई हैं, जिन्हें हम खंड क, ख और ग में समझ सकते हैं। जी। इस धारा की उपधारा के खंड क में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रामक या आप कह सकती हैं छूने से फैलने वाली बीमारी से पीड़ित है, जी। तो वो खाने पीने की कोई भी चीज, जैसे कोई खाद्य पदार्थ। हाँ, खाद्य पदार्थ या पेय या फिर कोई दवा, जिसे कानून में औषध कहा गया है, उसे ना तो बना सकता है और ना ही बेच सकता है। लॉजिक साफ है, अगर वो ऐसा करेगा तो वो बीमारी दूसरों तक पहुंच सकती है। और दूसरा खंड वो क्या कहता है? वो इसी से जुड़ा हुआ है। इस उपधारा के खंड ख में कहा गया है कि ऐसा बीमार व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे खाने पीने की चीज को छू भी नहीं सकता जो किसी और के द्वारा बेचने के लिए रखी गई हो। अच्छा, जैसे कोई फल की दुकान पर जाके फलों को छूने लगे। बिल्कुल, ऐसा करने से संक्रमण फैल सकता है। ये नियम उसी को रोकता है। और तीसरा? इस उपधारा के खंड ग में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति गंदे कपड़े धोने या उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में भी हिस्सा नहीं ले सकता, जैसे धोबी घाट पर या किसी लॉन्ड्री में काम करना, क्योंकि कपड़ों के जरिए भी बीमारी फैल सकती है। और अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो जुर्माने का क्या प्रावधान है? अगर कोई व्यक्ति इन तीनों में से कोई भी काम करता हुआ पाया जाता है और उसका दोष साबित हो जाता है, तो उस पर कम से कम 1,000 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, ये तो हुई स्वास्थ्य से जुड़ी सीधी सीधी बात। अब अगली धारा की ओर बढ़ते हैं, जो काफी लंबी और विस्तृत लग रही है। धारा 282, कतिपय व्यवसायों का विनियमन। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। इसका उद्देश्य उन बिजनेस या व्यवसायों को कंट्रोल करना है जिनसे आस पड़ोस के लोगों को परेशानी हो सकती है, जिसे कानून की भाषा में न्यूसेंस कहते हैं। न्यूसेंस यानी उपद्रव या कोई बाधा। जी, या फिर जिनसे लोगों के जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति को कोई खतरा हो सकता है। तो इसमें नगरपालिका कैसे तय करती है कि कौन सा व्यवसाय खतरनाक है या परेशानी पैदा करने वाला है? देखिए, इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि यदि नगर पालिका को लगता है कि कोई जगह कुछ खास तरह के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है या होने वाली है और उस इस्तेमाल से पड़ोसियों को परेशानी हो सकती है या उनके जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति को खतरा हो सकता है, तो नगर पालिका एक्शन ले सकती है। और ये कौन-कौन से व्यवसाय हैं जिनकी सूची इस धारा में दी गई है? इसमें एक काफी लंबी सूची है जिसमें 18 तरह के काम शामिल हैं। अगर हम इस सूची को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। क्या पैटर्न? ये ज्यादातर वो काम हैं जिनसे प्रदूषण, आग का खतरा या बीमारियां फैलने का डर होता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जी, बताइए। इस उपधारा के खंड क में कहा गया है कि मांसावशिष्ट यानी जानवरों के मांस के बचे खुचे हिस्से, खून, हड्डियों या आंतों को उबालना या जमा करना। अच्छा। इस उपधारा के खंड ख में कहा गया है कि मछलियों को छांटना, साफ करना या उन्हें कहीं जमा करना। इनसे तो बहुत बदबू फैल सकती है। बिल्कुल। फिर इस उपधारा के खंड ग में है खालों, सींगों या चमड़ों का संग्रह करना, और इस उपधारा के खंड घ में है चमड़ों का शोधन करना, जिसे अंग्रेजी में टैनिंग कहते हैं, जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और चमड़े का सामान बनाना। हाँ, वो भी है। इस उपधारा के खंड ड में कहा गया है चमड़े का सामान बनाना। फिर इस उपधारा के खंड च में है रंगाई का काम, जिससे अक्सर पानी और हवा में प्रदूषण होता है। आगे इस उपधारा के खंड 6 में साबुन बनाना,
और इस उपधारा के खंड ज में ऊन या बालों को धोना या सुखाना ये सूची तो वाकई काफी लंबी है। है। इस उपधारा के खंड झ में है तेल उबालने का काम। इस उपधारा के खंड ञ में चर्बी या गंधक यानी सल्फर को पिघलाने का काम। फिर इस उपधारा के खंड टर में ईंटें, मिट्टी के बर्तन, चूना या सुर्खी को भट्ठी में पकाना। ये तो सब प्रदूषण फैलाने वाले काम लग रहे हैं। ज्यादातर वही हैं। फिर इस उपधारा के खंड ठ में है सूखी घास, भूसा, लकड़ी, कोयला जैसे ज्वलनशील यानी आसानी से आग पकड़ने वाले पदार्थों को जमा करना। इससे तो आग का खतरा है। जी। आगे इस उपधारा के खंड ड में व्यापार के लिए अनाज का बहुत बड़ी मात्रा में संग्रह करना, जिससे चूहों आदि की समस्या हो सकती है। फिर इस उपधारा के खंड ढ में किसी जगह का खान यानी माइन के रूप में उपयोग और गाड़ियों के ठहरने की जगह जैसे बड़े ट्रक डिपो के रूप में उपयोग। इस उपधारा के खंड तय में तेल मिल के रूप में उपयोग। और इस उपधारा के खंड थ में बिजली के अलावा किसी और ऊर्जा जैसे डीजल से चलने वाली आटा चक्की। अच्छा, डीजल वाली चक्की। हाँ। फिर इस उपधारा के खंड द में है आसवनी यानी डिस्टिलरी जहां शराब बनती है के रूप में उपयोग। ठीक है। और आखिरी खंड ध में कोई भी ऐसा अन्य कारखाना या कारोबार आता है जिससे कोई तकलीफ देने वाली या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गंध, धुआं, कालिख निकलती हो या जिससे आग लगने का खतरा हो। ये तो बहुत लंबी सूची है। तो अगर इनमें से कोई भी व्यवसाय परेशानी पैदा कर रहा हो तो नगरपालिका क्या कार्रवाई कर सकती है? नगरपालिका उस व्यवसाय के मालिक या उस जगह के किराएदार को एक लिखित नोटिस देकर 3 में से कोई एक या ज्यादा काम करने के लिए कह सकती है। क्या क्या? पहला कि उस जगह का ऐसा उपयोग तुरंत बंद कर दिया जाए। तुरंत? हाँ, तुरंत। दूसरा कि उस जगह में कुछ ऐसे बनावटी बदलाव किए जाएं जैसा नगरपालिका बताए ताकि वो खतरनाक या परेशानी भरा ना रहे। और तीसरा कि उस व्यवसाय को किसी और बताई गई जगह पर हटा दिया जाए। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? मान लीजिए किसी का छोटा सा कुटीर उद्योग है और उसे तुरंत बंद करने का नोटिस मिल जाए तो उसका तो पूरा घर ही उजड़ जाएगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है और कानून ने इसका ध्यान रखा है। यहाँ एक परंतुक यानी प्रोवाइजो है जो एक खास नियम है। वो क्या कहता है? ये कहता है कि तुरंत बंद करने का आदेश मतलब पहला बिंदु कुटीर उद्योगों यानी घर में चलने वाले छोटे उद्योगों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नगर पालिका उन्हें व्यवसाय करने के लिए कोई और सही जगह उपलब्ध नहीं करा देती। अच्छा, तो ये एक तरह से छोटे उद्यमियों के हितों की रक्षा करता है। बिल्कुल। और अगर कोई इस नोटिस का पालन न करे तो क्या होगा? उसके लिए भी कड़े प्रावधान है। इस धारा की उपधारा 2 कहती है कि नोटिस मिलने के बाद भी अगर कोई उस जगह का खतरनाक या परेशानी भरे तरीके से इस्तेमाल जारी रखता है तो उस पर कम से कम 2000 और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और अगर उल्लंघन जारी रहे तो जब तक उल्लंघन जारी रहता है हर दिन के लिए 100 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगेगा। ये तो काफी सख्त है। और भी हैं। इस धारा की उपधारा 3 कहती है कि दोष साबित होने के बाद मजिस्ट्रेट उस जगह को बंद करने का आदेश भी दे सकता है। यानी बिजनेस ही बंद हो जाएगा? जी। फिर इस धारा की उपधारा 4 कहती है कि अगर कोई बिना लाइसेंस के या लाइसेंस रद्द होने के बाद भी ऐसा व्यवसाय चलाता है तो उस पर 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना होगा और उल्लंघन जारी रखने पर हर दिन 100 से 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। और अगर कोई नगरपालिका के आदेश से सहमत ना हो तो उसके लिए भी रास्ता है। इस धारा की उपधारा 5 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका के आदेश से सहमत नहीं है तो वो 30 दिन के भीतर कलेक्टर के पास अपील कर सकता है और कलेक्टर का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। ये तो हुई व्यवसायों की बात। अब एक बहुत ही खास नियम की तरफ चलते हैं। धारा 283, मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग। हाँ, ये धारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। अच्छा। इस धारा की उपधारा 1 और 2 कहती है कि किसी भी फैक्ट्री या संस्थान में मजदूरों को काम पर बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का इस्तेमाल बिना नगरपालिका की लिखित अनुमति के नहीं किया जा सकता। मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, नगरपालिका कुछ शर्तें लगाकर ये अनुमति दे सकती है और अगर उसे लगे कि शर्तों का पालन नहीं हो रहा तो 1 महीने का नोटिस देकर अनुमति वापस भी ले सकती है। और अगर कोई बिना अनुमति के बजाय? तो इस धारा की उपधारा 3 कहती है कि अगर कोई बिना अनुमति के या शर्तों को तोड़कर सायरन बजाता है तो उस पर 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो ये सब नियम तो बन गए, लेकिन नगरपालिका इन नियमों को लागू कैसे करवाती है? यहाँ नोटिस की बात बार बार आ रही है।
ये नोटिस किसी व्यक्ति तक पहुंचाया कैसे जाता है? मान लीजिए कोई लेने से ही मना कर दे तो? बहुत अच्छा सवाल है। कानून में इस प्रक्रिया को भी साफ किया गया है ताकि कोई बहाना ना बना सके। इसके लिए है धारा 284, व्यष्टि को संबोधित नोटिसों आदि की तामील। तामील का मतलब? तामील का मतलब है नोटिस को सही व्यक्ति तक पहुंचाना, मतलब सर्व करना। तो क्या है इसके जलीके? इस धारा की उपधारा 1 किसी एक व्यक्ति को नोटिस देने के 4 तरीके बताती है। कौन कौन से? खंड क के अनुसार सबसे सीधा तरीका है सीधे उस व्यक्ति को हाथ में देकर। और अगर वो ना मिले तो? खंड ख कहता है कि अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसके घर पर छोड़कर या उसके परिवार के किसी बड़े पुरुष सदस्य या नौकर को देकर। ठीक है। और अगर वो शहर में ही ना रहता हो? उसके लिए खंड ग है, अगर वो व्यक्ति उस शहर में रहता ही नहीं है तो उसे रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाएगा। और सबसे मजेदार स्थिति, अगर वो लेने से ही मना कर दे? हाँ, उसके लिए खंड ग है, अगर वो व्यक्ति सामने है पर नोटिस लेने से मना कर दे तो 2 गवाहों के सामने उसके घर या जमीन पर किसी ऐसी जगह पर चिपकाकर जहां से वो आसानी से दिखाई दे। अच्छा। इसी तरह इस धारा की उपधारा 2 कहती है कि अगर नोटिस किसी बिल्डिंग या जमीन के मालिक या किराएदार को देना है तो किसी भी एक मालिक या किराएदार को दे सकते हैं या उनके परिवार के किसी सदस्य को या फिर बिल्डिंग पर चिपका सकते हैं। और सार्वजनिक नोटिस का क्या? उसके लिए इस धारा की उपधारा 3 कहती है कि अगर कोई सार्वजनिक नोटिस है जो सबके लिए है तो उसकी एक कॉपी नगर पालिका ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगा देना ही काफी माना जाएगा। और अगर नोटिस में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए या काम पूरा करने का समय ना लिखा हो तो? इसका जवाब भी कानून में है। उपधारा 4 और 5 कहती हैं कि फॉर्म में छोटी मोटी गलती से नोटिस अवैध नहीं होता और अगर समय नहीं दिया है तो एक मुनासिब समय, मतलब एक रीजनेबल टाइम माना जाएगा। और सबसे जरूरी बात, अगर व्यक्ति नोटिस का पालन नहीं करता है तो? तो उपधारा 6 लागू होती है, जो कहती है कि नगर पालिका खुद वो काम करवा सकती है और उसका पूरा खर्चा उस व्यक्ति से वसूलेगी। तो अगर कोई जानबूझकर नोटिस की बात नहीं मानता तो क्या सिर्फ खर्चा ही वसूला जाता है या कोई और सजा भी है? बिल्कुल सजा है। इसके लिए है धारा 285, व्यष्टि नोटिस की अवज्ञा। अवज्ञा मतलब आदेश न मानना। इसमें क्या प्रावधान है? खंड क के अनुसार, जैसा हमने अभी बात की, नगर पालिका वो काम खुद करवाकर खर्चा वसूलेगी और जुर्माना भी। हाँ, खंड ख के अनुसार उस व्यक्ति पर दोष साबित होने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है और अगर वो गलती रोज रोज दोहराता है तो हर दिन के लिए 50 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगेगा। ये तो हुई व्यक्तिगत नोटिस की बात। सार्वजनिक नोटिस जो सबके लिए होता है, उसका पालन न करने पर क्या सजा है? उसके लिए है धारा 286, सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा। इसमें कितना जुर्माना है? अगर कोई सार्वजनिक नोटिस है, जैसे इस इलाके में कूड़ा ना फेंके, और कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता तो उस पर कम से कम 2000 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर उल्लंघन जारी रहे? हाँ, तो हर अगले दिन के लिए 50 से 100 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये नियम अक्सर शहरों में एक आम समस्या की ओर इशारा करते हैं, मालिक और किराएदार के बीच की तनातनी। कई बार मालिक कुछ जरूरी काम नहीं करवाता, उस स्थिति में क्या होता है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। इसी के लिए है धारा 287, स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगर पालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल कर सकेगी। इसका मतलब आसान भाषा में क्या हुआ? आसान भाषा में, अगर मालिक या किराएदार नियम तोड़ता है तो नगर पालिका काम करवाकर खर्चा वसूलेगी। ये वसूली कैसे होती है? इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि अगर मालिक या किराएदार को कोई काम करने के लिए कहा गया है और वो नहीं करता तो नगर पालिका वो काम खुद करवाएगी। इस पर जो भी खर्च आएगा उसमें कुल लागत का 10% प्रशासनिक शुल्क यानी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जोड़कर उस व्यक्ति से टैक्स की तरह वसूला जाएगा। अच्छा, टैक्स की तरह? जी। इसमें एक परंतु प्रोवाइजो भी है जो कहता है कि कुछ खास सुधार कार्यों के खर्च को सुधार व्यय घोषित किया जा सकता है और उस पर 15% सालाना ब्याज भी लगेगा। और अगर गलती मालिक की हो पर नगर पालिका किराएदार से पैसे वसूल ले तो? इस धारा की उपधारा 2 इसी का समाधान कहती है। ये कहती है कि अगर गलती मालिक की है तो नगर पालिका खर्च की वसूली किराएदार से कर सकती है, लेकिन किराएदार को यह अधिकार है कि वो वसूली गई पूरी रकम को अपने किराए में से काट ले। ये तो किराएदार के लिए अच्छा है। हाँ, और इस धारा की उपधारा 3 किराएदार के हितों की और रक्षा करती है।
ये साफ करती है कि किराएदार से उसके कुल किराए की रकम से ज्यादा पैसा नहीं वसूला जा सकता जब तक कि वो जानबूझकर मालिक का नाम पता बताने से इनकार ना कर दे। क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? यानी अगर मालिक काम ना करे तो क्या किराएदार खुद काम करवा सकता है? हाँ बिल्कुल। धारा 288 स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर अधिभोगी संकर्म निष्पादित कर सकेगा और किराए में से व्यय काट सकेगा। तो ये धारा किराएदार को शक्ति देती है। जी, ये धारा किराएदार को अधिकार देती है कि अगर मालिक कोई जरूरी काम नहीं कर रहा तो वो नगरपालिका से मंजूरी लेकर वो काम खुद करवा सकता है और उसका सारा खर्चा अपने किराए में से काट सकता है या सीधे मालिक से वसूल कर सकता है। और अगर किराएदार ही मालिक को काम करने से रोके तो? मान लीजिए एक पुराने मकान की बालकनी गिरने वाली है, मालिक उसे ठीक करवाना चाहता है पर किराएदार उसे अंदर नहीं आने दे रहा। इस स्थिति के लिए है धारा 289 कार्रवाइयों यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है। इसमें क्या होता है? ऐसी हालत में मालिक मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दे सकता है। मजिस्ट्रेट किराएदार को एक लिखित आदेश देगा कि वो मालिक को काम करने दे। और अगर किराएदार फिर भी न माने तो? अगर किराएदार इस आदेश के 8 दिन बाद भी मालिक को रोकता है तो उस पर हर दिन के हिसाब से कम 1000 रुपये से लेकर ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब बात करते हैं नगरपालिका के कर्मचारियों की। अगर कोई उनके काम में ही अड़ंगा डाले तो? इसके लिए है धारा 290 नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति। हाँ, ये सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ा है। इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति नगरपालिका के किसी कर्मचारी या ठेकेदार को उसकी ड्यूटी करने में रोकता है, परेशान करता है या किसी सर्वे के निशान को मिटाता है तो उस पर 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? इस धारा की उपधारा 2 और भी सख्त है। यह पुलिस को अधिकार देती है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसा अपराध होता है तो वह अपराधी को तुरंत बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अच्छा, ये तो गंभीर बात है। और अगर कोई ऐसा नियम तोड़े जिसके लिए इस अधिनियम में कोई खास सजा बताई नहीं गई हो तो? उसके लिए एक सामान्य धारा है, धारा 291 अधिनियम नियमों और उपविधियों के भंग के लिए शास्ति, जो अन्यथा उपबंधित नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके तहत बने किसी नियम को तोड़ता है और उस गलती के लिए कोई खास सजा नहीं लिखी है तो भी उस पर 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। समझ गई। इन सब कामों के लिए नगरपालिका के अधिकारियों को कहीं भी आने जाने की जरूरत पड़ती होगी। क्या उन्हें किसी के भी घर या जमीन में घुसने का अधिकार है? इससे लोगों की प्राइवेसी का क्या होगा? ये एक जरूरी सवाल है और कानून ने अधिकार और प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाया है। धारा 292 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश। ये धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी या कोई भी अधिकृत अधिकारी सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच यानी दिन के समय किसी भी बिल्डिंग या जमीन में प्रवेश कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी होंगी। हाँ, 2 शर्तें हैं। पहला परंतु कहता है कि अगर वो जगह किसी के कब्जे में है तो घुसने से 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना जरूरी है। और दूसरा परंतु कहता है कि अगर वो जगह किसी का घर है तो वहां रहने वाले लोगों की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और क्या बिना नोटिस दिए भी कभी निरीक्षण हो सकता है? हाँ, आपातकालीन या शक की स्थिति में हो सकता है। इसके लिए है धारा 293 निवारक निरीक्षण। इसमें क्या है? अगर ये विश्वास करने का कोई कारण है कि किसी जगह पर नगरपालिका के ड्रेनेज सिस्टम या किसी और काम से जुड़ा कोई नियम तोड़ा गया है तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी बिना कोई नोटिस दिए किसी भी समय उस जगह का निरीक्षण कर सकते हैं। यहाँ भी वही शर्त है? हाँ, यहाँ भी शर्त वही है कि अगर वो किसी का घर है तो लोगों की धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों का ध्यान रखा जाएगा। और अगर निरीक्षण के लिए गए और दरवाजा बंद मिला या कोई खोलने से मना कर दे तो? उसके लिए है धारा 294 प्रवेश करने की शक्ति। ये कहती है कि यदि निरीक्षण के लिए दरवाजा खोलना जरूरी है और मालिक या किराएदार वहां नहीं है या खोलने से मना कर देता है तो अधिकृत अधिकारी को ये कानूनी अधिकार है कि वो उस दरवाजे या ताले को खोल सकता है या खुलवा सकता है। अब बात करते हैं मुआवजे की। अगर नगरपालिका की किसी कार्रवाई से किसी का नुकसान हो और उसे मुआवजा मिलना हो तो वो कैसे तय होता है? इसके लिए है धारा 295
कतिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारण, प्रतिकर मतलब मुआवजा और अवधारण मतलब तय करना। जी। इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि अगर मुआवजे की रकम पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनती है तो निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी उस रकम को तय करेगा। और अगर कोई उस फैसले से खुश ना हो तो पीड़ित व्यक्ति इसके बाद भी सिविल कोर्ट जा सकता है। और अगर मामला जमीन से जुड़ा हो तो इस धारा की उपधारा 2 कहती है कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ठीक है। और खर्चों का निर्धारण कैसे होता है? उसके लिए है धारा 296, खर्चे या व्यय कैसे अवधारित और वसूल किए जाएं। यह एक सीधा सा नियम है। अगर अधिनियम के तहत दिए जाने वाले खर्चों पर कोई विवाद होता है तो नगर पालिका खुद उसकी रकम तय करेगी और उसे टैक्स की तरह ही वसूलेगी। और अब हम इस अध्याय की आखिरी और एक बहुत ही रोचक धारा पर आते हैं, धारा 297, राज्य नगर पालिका संघ का गठन और उसके कृत्य। ये तो नगर पालिकाओं के संगठन की बात कर रहा है। हाँ, यह धारा एक तरह से नगर पालिकाओं के बीच टीम वर्क और सहयोग की बात करती है। ये संघ कैसे बनता है? इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि राज्य की सभी या कुछ नगर पालिकाएं मिलकर एक संघ यानी एसोसिएशन बना सकती हैं, जिसे राजस्थान राज्य नगर पालिका बोर्ड संघ कहा जाएगा। क्या इसकी कोई शर्त है? हाँ, एक शर्त है। ऐसा संघ तभी बनेगा जब राज्य की आधी से ज्यादा नगर पालिकाएं संकल्प पारित करके इसमें सदस्य बनने के लिए तैयार हों। और इस संघ के काम क्या होते हैं? इस धारा की उपधारा 2 इस संघ के काम बताती है। इसके मुख्य काम हैं नगर पालिकाओं के साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा करना, जानकारी का आदान प्रदान करना, सरकार के सामने अपनी बात रखना और नगर पालिकाओं को प्रशासन सुधार पर सलाह देना। इसका मतलब ये नगर पालिकाओं की आवाज बनता है। एक तरह से, हाँ। और इस धारा की उपधारा 3 कहती है कि इस संघ का संविधान कैसे बनेगा, नगर पालिकाएं इसमें कितना पैसा योगदान देंगी और इसके पैसों का हिसाब किताब कैसे होगा, ये सब राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से तय होगा। इसमें नगर पालिका की तरफ से कौन शामिल हो सकता है? कोई भी सदस्य या अधिकारी नहीं, इसके लिए एक बहुत खास परंतुक है। ये कहता है कि इस संघ में किसी नगर पालिका का प्रतिनिधित्व केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो उस समय उस नगर पालिका का अध्यक्ष यानी चेयरमैन हो, कोई और नहीं। अच्छा, तो ये पद की गरिमा को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।